हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड या वन जीन वन एंजाइम। ठीक है जी। तो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड को डिस्कस करने के साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि ये जो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड है ये बेसिकली पिछले लेक्चर का कंक्लूजन्स है। वहाँ पे आपने दो साइंटिस्ट थे, आर्चीबाल्ड गैरेट एंड विलियम बैटसन, उसके बारे में आपने 1902 में देखा। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, बीडल एंड टाटम, जिन्होंने न्यूरोस्पोरा पे एक्सपेरिमेंट किया, दो मीडियम बना के, डिफाइंड मीडियम एंड मिनिमल मीडियम। ठीक है। फिर उन्होंने उस पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट अप्लाई करने के बाद एट द लास्ट ये देखा कि वो सारा एक्सपेरिमेंट आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, कि एक्सरे बम्बार्टमेंट की गई उसके ऊपर, स्पोर ऑफ न्यूरोस्पोरा, लास्ट पे फिर आर्जिनिन की डेफिशिएंसी की वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। जब उन्होंने मिनिमल मीडिया के अंदर आर्टिफिशियली आर्जिनिन को डाला तो उसने क्या देखा कि उसमें ग्रोथ शो हो गई। तो आज हम वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड को स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर है क्या। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ना वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड है क्या, इसको देख लें। सबसे पहले तो आप तमाम बच्चों को जीन का कॉन्सेप्ट हो कि जीन क्या है। जीन क्या होता है, काफ़ी दफ़ा आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसके अंदर ख़ास न्यूक्लियोटाइड हो और उसके अंदर ख़ास इंफॉर्मेशन हो और वो क्रोमोसोम में पाया जाए, उसको हम जीन कहते हैं। तो फिर दोबारा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा फिर बता दूं कि जो हमारा लेक्चर का प्रीवियस लेक्चर का जो कंक्लूजन निकल रहा है ना, वो क्या निकल रहा है कि हमारी बॉडी में क्या वाकई ही हर ट्रेट को, हर करैक्टर को जीन कंट्रोल करता है। समझ आ रही है? जब मैंने प्रीवियस लेक्चर स्टार्ट किया था तो तब भी बताया था कि हमारी बॉडी, हमने ये चेक करना है कि क्या बॉडी के अंदर करैक्टर खसूसियात को जीन ही कंट्रोल करता है कि ये नहीं करता। क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे ये 1940 की दहाई में हो रहे हैं और जीन का कॉन्सेप्ट फैक्टर की फॉर्म में 1866 में ग्रेगर मैंडल और जोहानसन ने दिया था। तो एक्सपेरिमेंट अब हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ जो जो इम्प्रूवमेंट आती गई। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको कैसे बताऊं, चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम है, काफ़ी लंबा, ये देखें, ये क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम पे एक ये जीन है, आर्जिनिन ई जीन, आर्जिनिन एफ जीन, आर्जिनिन जी एंड आर्जिनिन एच जीन। सबसे पहले ये है कि आपके जहन में क्वेश्चन तो आया होगा कि सर आपने डायरेक्ट उस क्रोमोसोम को पकड़ा और आर्जिनिन जीन की बातें स्टार्ट कर दी, आपने किसी और जीन की क्यों नहीं की? समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि स्टूडेंट, जो हमारा प्रीवियस एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने ये बताया था कि उस न्यूरोस्पोरा जो फिंजाई है उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, वो आर्जिनिन की वजह से नहीं हो रही। तो फिर बाद में हमने क्या किया, हमने उस स्ट्रेन को निकाला, उस किस्म को निकाला जिसके अंदर म्यूटेशन थी। और आपको पता है जिसमें म्यूटेशन आ जाए, जिसमें म्यूटेशन हो, उसको हम म्यूटेंट कहते हैं। हमने वो जो म्यूटेंट स्ट्रेन थी उसको निकाला, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? बीडल एंड टाटम ने। एक्सरे के जरिए, इस प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। हमने वो ऑर्गेनिज्म के अंदर से क्रोमोसोम निकाल लिया था जो डैमेज था एक्सरे की वजह से, और वो क्रोमोसोम असल में आर्जिनिन बनाता था, लेकिन एक्सरे की वजह से हमने उस क्रोमोसोम के ऊपर डैमेज कर दिया जब एक्सरे की बम्बार्टमेंट की। ठीक है जी। तो मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये बीडल एंड टाटम ने वो क्रोमोसोम निकाल लिया हुआ है और उसके अंदर जीन की पोजीशन देख रहे हैं। स्टूडेंट देखें, मेरे पास ना असल में हमारा वास्ता किसके साथ है? आर्जिनिन के साथ। ठीक है जी। क्योंकि उस फिंजाई के अंदर आर्जिनिन नहीं बन पा रहा था। अब हमने देखना है कि वो आर्जिनिन क्यों नहीं बन पा रहा था। उन्हीं स्पीशीज के अंदर हमने उस क्रोमोसोम को देखा
कि आर्जिनिन को बनाने के लिए जस्ट एक जीन कंट्रोल नहीं कर रहा, तकरीबन 4 जीन है जो कंट्रोल कर रहे हैं किसको, आर्जिनिन को बनाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब फिर ये हुआ कि आपकी बॉडी में कोई एक प्रोडक्ट्स है, ग्लूकोज लेट्स सपोज, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज, कोई भी है, एक प्रोडक्ट को आप ये नहीं कह सकते कि एक ही जीन कंट्रोल कर रहा होगा, एक प्रोडक्ट को भी मैनी जीन कंट्रोल करते हैं। अगर हमारी जिस तरह आर्जिनिन की हमने एग्जांपल यहां पे बता दी, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की ये जो जीन ई है ना, जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर उससे ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन बनेगी। और आपको पता है कि प्रोटीन जब ग्लोब्यूलर फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं एंजाइम। एंजाइम जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन ही होती हैं। अब क्या होगा कि जब भी आप इसको देखें तो सबसे पहले मेरे पास है सबस्ट्रेट इन बायोकेमिकल पाथवे, क्योंकि आर्जिनिन बननी है, ये इनिशियल सबस्ट्रेट है जिसको हम कहते हैं ग्लूटामेट। ये है जी ग्लूटामेट। अब ये जो ग्लूटामेट है ना, ग्लूटामेट के ऊपर एंजाइम ई आएगा, ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देगा आर्निथीन में। आर्निथीन के बाद आर्निथीन के ऊपर एंजाइम एफ आएगा। वो एंजाइम एफ कहाँ से आया है, वो आर्ज, एफ मीन के जीन एफ से आया है। वो आर्निथीन को कन्वर्ट करेगा सिट्रोलिन में, और सिट्रोलिन जो है वो आगे ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनोसक्सिनेट, और आर्जिनोसक्सिनेट को आर्जिनिन में कन्वर्ट करता है एच एंजाइम। ये सारे मेरे पास एंजाइम हैं, ई एफ जी एच, ये एंजाइम हैं और इनको कंट्रोल कर रहे हैं ये जीन। अब मेरी बात को स्टूडेंट यहां पे सुने, इस क्रोमोसोम में यहां पे म्यूटेशन आ जाए, मीन के जब बम्बार्टमेंट करते वक्त कोई भी क्रोमोसोम आ सकता है आगे, क्योंकि हमारा वास्ता इस क्रोमोसोम से या इन जीन से इसलिए है क्योंकि हम आर्जिनिन की प्रोडक्शन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहां इन चारों क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 में एमसी को याद रखना है, 2 जीन होते हैं, कौन कौन सा, जी एंड एच। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, हम जब एक्सरे बम्बार्टमेंट करते हैं तो अगर मेरे पास आर्जिनिन एफ में म्यूटेशन आ जाए तो उसका मतलब है एफ एंजाइम नहीं बनेगा। जब एफ एंजाइम ही नहीं बनता तो आर्निथीन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, या आर्ज ई में म्यूटेशन आ जाए तो एंजाइम ई नहीं बनेगा, उससे ग्लूटामेट आर्निथीन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बताने का मकसद यह है कि इनमें से किसी भी जीन के अंदर चेंज आ जाए तो उसका रेलेवेंट एंजाइम नहीं बनेगा। जब रेलेवेंट एंजाइम नहीं बनेगा तो वो कभी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता। तो इससे ये जाहिर हुआ कि आपकी बॉडी में कोई भी प्रोडक्ट बनती हैं तो उनको बेसिकली एंजाइम कंट्रोल करते हैं, और एंजाइम को कौन कंट्रोल करता है, डीएनए, जिसको हम जीन कहते हैं क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। अब यहां पे एक चीज और याद रखें, बहुत से एंजाइम, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा होगा, एंजाइम हैव डिफरेंट प्रोटीन्स। बहुत से ऐसे एंजाइम हैं जो जस्ट एक जीन से नहीं बनते, बल्कि उस एंजाइम में डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ये मेरे पास एक एंजाइम है ABC, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं। हो सकता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन 1 जो है वो G1 से बने, 2 जो है वो G2 से बने, 3 जो है वो G3 से बने। ये डिफरेंट जीन से जब पॉलीपेप्टाइड बनती हैं तो वो मिलके एक एंजाइम बनाता है। तो हमारे पास एक एंजाइम को बनाने के लिए भी डिफरेंट जो है वो डिफरेंट जीन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम में म्यूटेशन वो डिफरेंट साइट पे हो सकती है, इस पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे। तो हमारे पास रेलेवेंट जो फाइनल प्रोडक्ट है आर्जिनिन वो नहीं बनता, जिससे उसकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि आर्जिनिन एक ऐसा हमारे पास अमाइनो एसिड्स है जो बेसिकली ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। तो इसके साथ साथ अगर हम ये तो हमने एक आर्जिनिन की बात की है, हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, लिपिड की करें, आरएनए, डीएनए, मीन के जितने भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम को बनाने के लिए ये एंजाइम ज़रूरी हैं।
तो एंजाइम को कंट्रोल कौन करता है? डीएनए या जीन। तो फिर हम कहते हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड या वन जीन वन एंजाइम, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड एक प्रोटीन है और जब उसमें पोस्ट मॉडिफिकेशन चेंजेस आती हैं तो वही एंजाइम में फिर चेंज हो जाता है। तो ये था आज हमारा कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमें जो कंक्लूजन हमने बीडल एंड टार्टम एक्सपेरिमेंट का निकाला है वो क्लियर हो गया कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एंजाइम चाहिए और एंजाइम के लिए जीन चाहिए। जीन में चेंज आएगी, एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट पाथवे हैं। अब इसमें एमसीक्यूज आप खुद से तैयार कर लें कि हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट कौन सा है? ग्लूटामेट। और हमारे पास मिडल सबस्ट्रेट कौन सा है? सिट्रोलिन। सिट्रोलिन किसकी प्रोडक्ट है? आर्निथिन की। और किसकी रिएक्टेंट है? आर्जिनोसक्सिनेट की। फाइनल प्रोडक्ट कौन सी है? आर्जिनिन। आर्जिनिन को किस में पार्टिसिपेट करता है? ग्रोथ में। अब मुझे ये बताएं, एमसीक्यूज ये भी आ सकता है कि ग्लूटामेट को आर्निथिन में कन्वर्ट करने के लिए जो जीन पार्टिसिपेट करता है उसका क्या नेम है? आर्ज-ई। ये EFG हमने इनको नेम दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्लियर कट पता होना चाहिए इन तमाम को। अच्छा, एक और कि आर्जिनिन की फॉर्मेशन के लिए टोटल कितने जीन पार्टिसिपेट करते हैं? 4। और कितने क्लस्टर? 3। क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। मैंने पहले भी बताया कि क्लस्टर 3 में 2 जीन होते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है आपने क्लियर करना है ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आज का ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हाउ DNA इनकोड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।